आपने कहा इसको समीक्षा किए जाने की जरूरत है सभी राजनीतिक दलों को मिलकर। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ऋषि कुमार। और अब बात करेंगे किस तरह से कैप्टन को लेकर आजाद का सवाल। कांग्रेस पार्टी में कैप्टन कौन है और इसको लेकर के गुलाम नबी आजाद जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ी है और वो उन्होंने अपना नया दल बनाया है, उन्होंने सवाल उठाया है। परसेप्शन की सियासत में फंसी कांग्रेस अपनी आक्रामकता को लेकर खासी चर्चा में है। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी ने संसद के बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन असर सोशल मीडिया तक ही सीमित रहा। केंद्रीय एजेंसियों की जांच पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ जो है वो एक एजेंडा चला रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और नेताओं के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनेताओं को सामान्य नागरिकों से ज्यादा छूट नहीं मिली है, इसके लिए अलग से निर्देश नहीं दिया जा सकता है और सभी के लिए कानून बराबर है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था। पूर्व कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पार्टी के सलाहकारों का दिमाग दूषित हो चुका है। कांग्रेस के लिए कहा उन्होंने कहा कि पार्टी के सलाहकारों के लिए कि उन्हें किंडरगार्टन जाकर राजनीति की ABC सीखनी चाहिए। आजाद ने कहा कि आज भी राहुल गांधी ही हैं कांग्रेस के आला कमान, उनके कारण ही मुझे छोड़नी पड़ी थी पार्टी। ये उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस का आला कमान राहुल गांधी ही हैं। आजाद का मानना है कि पार्टी अभी भी रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है, लेकिन वो ही हैं जहाज के कप्तान। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी पर आरोप लगाया कि अगर आप कांग्रेस में हैं तो रीढ़ विहीन हैं, अगर आप कांग्रेस में हैं तो रीढ़ विहीन है, स्पाइनलेस। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर यूपीए सरकार राहुल की मनाही के बाद भी ऑर्डिनेंस लाती तो आज राहुल की सदस्यता नहीं जाती। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंज, कहा पार्टी में रहकर भोगा सत्ता का लाभ, इनका नहीं है कोई चरित्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए कहा था कि देश के खिलाफ काम कर रहे देशद्रोहियों के विचार के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब सवाल यह है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की मांग करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को ही बता दिया गया गद्दार। जो इंटरनल डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे उनको गद्दार का तमगा दिया गया। अगर कांग्रेस में आत्मचिंतन की गुंजाइश नहीं है फिर यह पार्टी वंशवाद के आरोप से बच नहीं सकती है। तो अगर आत्मचिंतन नहीं किया जा सकता है तो वंशवाद के आरोप लगेंगे, ये लाजमी है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कहना है कि कुछ कमियां सभी दलों में होती हैं, कांग्रेस में भी कुछ कमियां हैं, कांग्रेस को उनको दूर करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। कमियां सब पॉलिटिकल पार्टीज में होती हैं, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ कमियां रही हैं और मैं आशा यही करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उन गलतियों को ठीक करे और आगे बढ़े। जो उनके फेवर की बात नहीं है उसको वो बुरा मानता है, तो वो लीडर नहीं है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करे। असली लीडर वही है जो विद इन द पार्टी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करे और आउटसाइड क्रिटिसिज्म को भी उस पर गौर करे, उसको अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। जब तक ये 2-3 चीजें नहीं होती हैं तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया ये आपको सुनाते हैं। उन्होंने लिखा कि हैज ही फॉरगॉटन सुभद्रा कुमारी चौहान्स इमॉर्टल पोएम ऑन द रानी ऑफ झांसी। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना की उन्होंने कोट किया कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदे लेहर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इतिहास का उन्होंने रेफरेंस दिया जयराम रमेश ने, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत मशहूर कविता है और उसका उन्होंने रेफरेंस दिया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का शायराना अंदाज भी क्या कुछ कहा उन्होंने शायराना अंदाज में, आइए आपको दिखाते हैं। हम इस बात का नहीं है कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना है कि उसे क्या समझा था और क्या निकला। और जो वफा लुटियंस दिल्ली के एक
बंगले की मोहताज हो जाए, वो वफा किस काम की? वो कल जाती है आज जाए। आज जब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला। हम जानना चाहते हैं साहब आपसे कि आपको रात को नींद कैसे आती हो, सुबह आईना कैसे देखते होगे। तो पवन खेड़ा का शाराना अंदाज वो भी हमलावर रहे इन दोनों नेताओं पर। और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सतीश लखेरा जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है लखेरा जी। और आपके इसके साथ ही साथ हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के अलावा ऋषि शंकर मिश्रा, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं मजबूती से, वो भी हमारे साथ में हैं। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, वो भी हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी के साथ में करते हैं। विनोद जी, ये जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं कांग्रेस में, ये अभी हमने देखा कि पूरा जो सत्र रहा है संसद का, वो वॉश आउट की तरह रहा। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चली, उसमें फिर कांग्रेस के पाले में गेंद कहीं ना कहीं घूम कर आ गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और वहां से बैरंग वापस आने की बात हो, और चाहे फिर वो उन इंटरनल डेमोक्रेसी की बात हो। देखिए निखिल, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बता रहे थे, ये मुद्दों की तलाश में ये पार्टियां जो है वो भटकती रही हैं और उनको एक सही मुद्दा मिला नहीं है। और इसलिए ये सारी चीज़ें, आप इस तरह के केओस और इस तरह के जो आप सुन रहे हैं बयानबाजी, उसके पीछे के एक सबसे बड़ी वजह यही है। लेकिन मैं उससे पहले अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले एक अपडेट देता हूं कि आज देखिए क्या हुआ है। आज बीजेपी कार्यालय में एंटनी साहब के, ए.के. एंटनी का जो बड़े बेटे हैं अनिल एंटनी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। कौन है ये अनिल एंटनी? आप ये सोचिए कि कांग्रेस के IT सेल के वो अध्यक्ष रहे हैं। केरल के वो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों पार्टी छोड़ी है, इसकी वजह आप देखेंगे तो गुलाम नबी आज़ाद की जो भी बता रहे थे, हम लोग बाइट सुना रहे थे उनकी, तो उनकी बात आपको ज़्यादा स्पष्ट होगी। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे थे कि कांग्रेस में आत्मचिंतन की जरूरी है। उसमें जो चाटुकारों और लोगों को जो स्पाइनलेस की बात आप कह रहे थे, उस बात को कैसे आज अनिल एंटनी ने दिखाया, यहाँ पे उसको साबित किया है कि अनिल एंटनी ने वहाँ जो केरल कांग्रेस ने ये फैसला लिया था कि BBC की डॉक्यूमेंट्री को हम सार्वजनिक रूप से उसको प्रदर्शित करेंगे, जबकि उस पर बैन लगाया गया था, तो अनिल एंटनी ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि ये BBC एक संस्था जो हमारे देश की सारे संस्थाओं को दरकिनार करते हुए, सारे संस्थाओं का जो मोदी के उसके गुजरात के लेके जो भी संस्थाओं का लोगों का ये था, उसको में क्लीन चिट देते हुए जब ये सारी चीज़ क्लियर किया हुआ है, इसके बाद भी जो कुछ लोग तुले हुए हैं इस बात को साबित करने में, तो डेफिनेटली हमारी संस्थाओं का, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अपमान है। कांग्रेस को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अनिल एंटनी के इस ट्वीट पे इतना रिएक्शन आया कि उसको हर एक, शशि थरूर तक का बड़ी लीडर है, उस पे उन लोगों ने दबाव बनाया कि अनिल एंटनी अभी तुरंत अपना ट्वीट वापस ले, और अनिल एंटनी ने अपना वापस नहीं लिया। जो आप आज जो बात आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भाई राष्ट्रवादी एक होना, एक देश के एक नागरिक की अपनी पहचान है, उसका अपना एक कर्तव्य है, और राष्ट्र की जब बात होगी तब हम इस बात को पॉलिटिक्स करेंगे कि BBC की डॉक्यूमेंट्री ने जो कहा उसको हम सच मान लेंगे, और अपनी जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, बाकी एजेंसियां हैं जिनकी जांच है, जिनकी पड़ताल है, उन सब चीज़ों को हम दरकिनार कर देंगे। BBC के स्टूडियो में बैठे हुए एक डॉक्यूमेंट्री ने किसी ने बनाया है तो ये सारी चीज़ें बात को लेके गुलाम नबी आज़ाद भी ये कह रहे थे। वो आज़ाद साहब यही चीज़ कह रहे थे कि भाई जब उनको पूछा गया कि आप जिस समय में कांग्रेस में मिनिस्टर थे, आप खुद उस कैबिनेट में थे, और मनमोहन सिंह सरकार ने ये ऑर्डिनेंस लाया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ में जो अयोग्यता के मामले को लेके थी, तो आज़ाद ने साफ कहा था कि अगर उस समय में मनमोहन सिंह सरकार ये बात और राहुल के दबाव में या राहुल के ऑर्डिनेंस फाड़ने के दबाव में ना आती तो शायद राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। तो उनसे पूछा गया कि आप तो मंत्री थे, आप तो उस कैबिनेट के फैसले में थे, तो उन्होंने सीधे बताया कि कांग्रेस में जो है वो स्पाइनलेस है। आप उसकी बात मत कीजिए कि कौन किसका वहाँ पे चल रहा था। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उनकी नहीं चली तो उनकी क्या ये थी, बात चल सकती थी। तो ये सारी चीज़ें आज कांग्रेस के लिए जो आत्मचिंतन की बात है, वो एक आत्मचिंतन का सबब बना है कि आप जो अलग अलग इधर बाएं दाएं मुद्दे ढूंढ रहे हैं,
हैं। आप जो इधर उधर की बात को लेके संसद से लेके सड़क तक आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस गंभीरता को नहीं सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं जो आपके परिवारवादी या वंशवादी का एक आरोप लगता है, इंटरनल डेमोक्रेसी का आरोप लगता है, उसको साबित करने में आप फेल रहे हैं। निखिल जी 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 बिल्कुल। और इस पर यहाँ पर ऋषि मिश्रा जी को जोड़ते हैं। ऋषि जी, जब ये कहा जाता है कि कांग्रेस अपने हिस्टोरिकल लो पर है, तो ऐसे में पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी अगर कहा जा रहा है कि आत्मचिंतन की ज़रूरत है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जो लोग कहते हैं आत्मचिंतन की ज़रूरत है, उनको पार्टी गद्दार बता दे रही है। चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, ज्योतिराज सिंधिया हों, आप देखिए इन दोनों को पार्टी ने क्या नहीं दिया, कौन सा सम्मान नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री से लेकर संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे इनको रखा। जब पार्टी मजबूत थी, पार्टी सरकार में थी, तो इन लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिया गया था। ये सत्ता के लाभ उठा रहे थे। आज पार्टी संघर्ष में है, पार्टी को इन नेताओं का जरूरत है। आपको किसी विषय को लेकर मतांतर है पार्टी हाईकमान से, तो आप पार्टी फोरम में रखेंगे या पार्टी फोरम से बाहर जाके रखेंगे? यही विषय, इसी विषय को लेकर यदि भाजपा के कोई नेता पार्टी फोरम से बाहर यदि अपनी बातों को रखता है, तो क्या वह पार्टी अनडिसिप्लिन एक्टिविटी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो गुलाम नबी आजाद या ज्योतिराज सिंधिया अति महत्वाकांक्षी नेता हैं, जो जब पार्टी मजबूत स्थिति में होती है तो दरअसल सवाल आत्मचिंतन का है। ऋषि जी, सवाल जो है वो आत्मचिंतन के लिए उठाया गया कि जब पार्टी कहती है कि आत्मचिंतन की जरूरत है, G23 के नेताओं का गुट है, वो लगातार इस बात को कहते रहे कि आत्मचिंतन करिए, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। हिंदुस्तान में कांग्रेस ही एक सिंगल पार्टी है जहां इंटरनल डेमोक्रेसी है। एक ब्लॉक स्तर का नेता आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप बता दीजिए हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी पार्टी है जहां चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव होता हो? हमारे लखेड़ा साहब बैठे हैं, आप बता दीजिए इनके कौन से अध्यक्ष, चाहे वह लाल कृष्ण आडवाणी से लेके जनाब कृष्ण मूर्ति से लेके या बीजेपी नड्डा हैं, उससे पहले अमित शाह हैं, उससे पहले राजनाथ सिंह है, उससे पहले गडकरी साहब हैं, कौन से चुनावी प्रक्रिया से इनको अध्यक्ष बनाया गया था? या अभी हाल में नितिन गडकरी साहब, आपका कहना है कि आपकी पार्टी में आत्मचिंतन भी हो रहा है, सबको मौका भी मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए नितिन गडकरी साहब को ड्रॉप किया गया, तब जब वो नितिन गडकरी साहब सबसे बड़े परफॉर्मर हैं, संगठन हो या सत्ता हो। नहीं, आप उनके ऊपर सवाल उठाइए, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन जो आपसे सवाल पूछा गया है ऋषि जी, ये बात इससे पहले कि मैं सतीश लखेड़ा जी पर आऊं, इस बात का जवाब तो दीजिए कि आत्मचिंतन करने में दिक्कत क्या है? जो G23 के नेता जो सवाल उठा रहे थे, उसको पूरा करने में क्या दिक्कत थी? आपने कहा कि देखिए अभी जो छत्तीसगढ़ में जो आपकी बैठक हुई थी, ये कहा गया था कि जो CWC के लोग जो चुने जाएंगे उनका चुनाव किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन अगर फिर हुआ क्या? सबको नॉमिनेट कर दिया गया। तो इस तरह से देखा जाएगा तो सवाल फिर उठेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की पावर क्या है? चेहरा आखिर राहुल गांधी का ही है, प्रियंका गांधी का ही है, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के मायने क्या हैं? आप देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पार्टी में सर्वोसर्वा हैं, वह स्वतंत्र हैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए। ये गलत, ये क्या सचमुच स्वतंत्र है? आपको लगता है क्या ये सवाल मैं विनोद मिश्रा जी के पास बाद में आऊंगा कि क्या वो सचमुच स्वतंत्र हैं कि वो पार्टी में ले सकते हैं? क्योंकि अभी देखिए बात यहीं से निकल करके आई कि अगर मनमोहन सिंह के समय में जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी ने उसको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन कोई मंत्री और प्रधानमंत्री भी उसकी मुखालफत नहीं कर सका। फिलहाल सतीश लखेड़ा जी, आपको लगता है कि ये जो पूरा ये दौर चल रहा है, ये मुद्दे ढूंढने का है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों की तलाश में भटक रही है, और यही वजह है कि जो उनके दल में कई बार जो ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो दूसरा किनारा ढूंढ रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, शायद आपका इंस्ट्रूमेंट म्यूट है। जी हाँ निखिल जी, जी आवाज आ रही मेरी? जी 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 जी। अभी गुलाम नबी आजाद साहब की अपनी किताब आई है, जिसमें उन्होंने
कांग्रेस के आंतरिक सिस्टम पे बात की है, क्योंकि वो आधी सदी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में रहे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत सारी बातें कही। मगर इससे पहले प्रणब मुखर्जी साहब की किताब आई माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स, उसमें भी उन्होंने कांग्रेस के भीतर की तानाशाही, कांग्रेस में उन्होंने ये तक कहा कि मुझे कहते थे लोग आप प्रधानमंत्री होते तो 14 में इतनी दुर्गति से नहीं आते। नटवर सिंह की किताब थी कि वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसमें उन्होंने सोनिया जी पे अहंकारी, तुनक मिजाज से लेकर दुनिया भर के आरोप लगाए कि वो किस तरीके से चलाती हैं और वो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनी कि राहुल गांधी की धमकी थी, जिसे कांग्रेस ने बाहर बताया, त्याग किया। उसी के अलावा संजय बारू तो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा कि किस तरीके से गांधी परिवार के दबाव में नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जी को काम करना पड़ा, एक एक फाइल उनके आवास पर जाती थी जी। और इनसाइडर में खुद पीवी नरसिंह राव ने बताया है, और नरसिंह राव को तो जब लोगों ने जाते हुए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते देखा तो एक कांग्रेसी साथ नहीं जाता था। जितने सूरत गए थे, ये ऐसा कई उस वरिष्ठ नेता के साथ इन्होंने जिस तरह उपेक्षा की तो कल्पना की जा सकती। तो सारा घूम फिर के यही आता है कि कांग्रेस के गांधी परिवार के अहंकार, तानाशाही के ही वहां का आंतरिक लोकतंत्र है। उसमें जो रहेगा, रीढ़ विहीन जो रहेगा वही वहां रहेगा, और जो बाहर जाएगा तो पूरी एक मंडली, उनके विश्लेषक, उनके समर्थक, उनके प्रवक्ता उसे बचाने में लगेंगे। और इतना खत्म होते होते, सिमटते सिमटते आत्ममंथन करने के बजाय आज भी कांग्रेस पार्टी दूसरे पर हमला कर रही है। अभी पूरा लोकसभा का सत्र गया, संसद का सत्र गया, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल स्टैंड लिया कि आपने देश के बाहर अपमान किया है, आप माफी मांगिए। नहीं मांगी। पूरा सत्र इन लोगों ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पे, राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर, या के कविता पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर गठबंधन बना के, अभी 2 दिन जो पश्चिम बंगाल में और बिहार में जो हिंसा हुई उन मामलों को लेके, कभी काले कपड़े पहनकर अलग अलग मुद्दों पर रोज ड्रामे किए, मगर गांधी परिवार का अहंकार सदन में भी दिखाई दिया, माफी नहीं मांगी। और यही माफी विदेश के मामले में नहीं मांगी, और जो दूसरी माफी नहीं मांगी उस पर सदस्यता चली गई, और इसी सदस्यता का अध्यादेश फाड़ा था इन्होंने। इसलिए एक कॉमन बात निकल के आई है, एक परिवार की एक अहंकार। हालांकि सतीश जी वो प्रश्न आपके यहाँ के लोकतंत्र पर भी उठा रहे हैं। अभी ऋषि जी ने कहा कि कोई भी आपका जो अध्यक्ष है वो जैसे अध्यक्ष उनके यहाँ चुने गए वैसे आपके यहाँ नहीं चुने जाते। निखिल जी किसी भी सिस्टम में जो ऋषि जी एक ऐसे वातावरण में रहते हैं। ऋषि जी मुझे बोलने क्या जाता है? ऋषि जी मैं एक सवाल मेरा एक सवाल है। अरे आप मुझे लखेड़ा जी करता हूँ आपका। ऋषि जी एक एक करके बोले। ऋषि जी आपका सवाल इसके बाद ले लेंगे। ऋषि जी इसके बाद आपका सवाल ले लेंगे, पहले वो कंप्लीट कर ले। अरे ऋषि जी आपका सवाल ले लेंगे, जब कह दिया तो ले लेंगे, तो मानिए ले लेंगे जी। हम तो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता या प्रवक्ता बदनाम रहते तू मैं करने पे। आप विश्लेषक बन के अगर आए तो उस गरिमा से रहेंगे, विश्लेषक की तरह बोलेंगे, हमें भी ज्ञान मिलेगा। हम ये कह रहे गांधी परिवार के अहंकार जिस तरीके से उस चश्मे से देखा जा रहा है, हमारा आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हमारा प्रत्येक अध्यक्ष दरी बिछाने वाला, वॉल राइटिंग करने वाला और काम सड़क पे काम करने वाला कार्यकर्ता रहा है। हमारा जो भी रहा है, कोई वंश परंपरा नहीं है, एक परिवार नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जो बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, जिले और प्रदेश से लेकर गठित होते हुए ऊपर आती है और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। आप तो आजकल बोरा रहे हैं केवल खड़गे साहब के बनने से। पिछले 19 साल तो आपका एक ही परिवार था और 2.5-3 साल तो आपके पास कोई था ही नहीं। किस तरीके से आपने पार्टी चलाई, और रोज खबरें छपती थी कि राहुल जी अनमने हैं, सोनिया जी बन सकती है, प्रियंका पे विचार चल रहा है, प्रियंका जी का बेटा अभी छोटा है। इन चीजों को निखिल जी अब इनका भाषण पूरा हो गया हो तो मैं बोल लूं। चलिए आपको वक्त देंगे, आप अपना सवाल याद रखें ऋषि जी। मैं अभी विनोद मिश्रा जी के पास जाऊंगा और आपके पास आऊंगा। आप सतीश लखेड़ा जी के से जो सवाल पूछना चाहते हैं उसको याद रखें। विनोद जी आपके पास ये प्रश्न लेकर मैं आने वाला था इससे पहले कि जो ऋषि मिश्रा जी की ही बात से जो बात निकली थी कि जो आंतरिक लोकतंत्र की बात कांग्रेस में उठाई जाती है, और ये जो कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए अध्यक्ष के तौर पर आए हैं, और जैसा ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो सर्वे सर्वा है पार्टी में, कितना सहमत है आप इससे?
देखिए निखिल, इस बात का जवाब तो शायद हमारा सतीश जी ज़्यादा बेहतर देंगे, लेकिन मैं पहले ऋषि जी की बात पे आता हूँ। ऋषि जी हमारे अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन बात वही करते हैं जो जयराम रमेश कहते हैं। तो ये बात पहले वो लाइन तय करें कि उनको अपनी बात कहनी है या जयराम रमेश की बात कहनी है। मैं दूसरी चीज़ उनको बता रहा था, जो बात तो जो बात वो अभी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि वो जो आत्मचिंतन के बात जो हम अपनी चर्चा में उठा रहे थे निखिल, हम उसी बात पर ऋषि जी को कह रहा हूं कि आप सवाल से भागिए मत, आप हमारे मुद्दे पे आइए। आप जो डिस्कोर्स बनाना चाह रहे हैं वो हमारा आज का विषय नहीं है, हम अगले दिन इस पे कर लेंगे। लेकिन आज पॉइंट ये है कि कांग्रेस में जो कैप्टन की बात कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद जो बात कर रहे हैं और जोर दे के कह रहे हैं कि कांग्रेस में आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी नहीं है। कांग्रेस आज भी रिमोट कंट्रोल से चलता है और वो रिमोट कंट्रोल राहुल के पास है, राहुल की जो टीम है वही चलाते हैं। अब सवाल मैं इसके जवाब में बताता हूं कि आज ही आप देखिए कि मैंने एक एजेंसी पे एक देखा था बाइट, जो उसमें कांग्रेस के विधायक हैं छत्तीसगढ़ से, वो सबसे ज्यादा, शुक्ला जी हैं, वो सबसे ज्यादा वोट से जीते हुए कैंडिडेट हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में गांधी जी का एक पुनर्जन्म है, ये आज के हमारे गांधी हैं। तो जिस पार्टी में लीडर राहुल गांधी को महात्मा गांधी बना रहा है, महात्मा गांधी के पैरेलल में उसको खड़ा कर रहा है, उसमें खड़गे जी के कहां से हैसियत बनती है? यही चीज जो गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि ये कैप्टन जो है वो कैप्टन वही है, सब कुछ वही है, टीम वही है। तो वो सारी चीजें आपने अभी पार्लियामेंट में भी देखा कि आप अब देखिए कि पूरा इशू राहुल की सदस्यता को लेकर, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर हंगामा रहा, और ये सिंपल सी बात थी कि राहुल जी को वहां के जो सूरत के कोर्ट में उनको एक माफी मांगनी थी और उसके एवज में आपने देखा कि 11 दिन के बाद उन्होंने एक उसको रिव्यू पिटीशन के लाने के लिए बात जब हुई तो 11 दिन के बाद वो जा रहे हैं, वो भी 3 चीफ मिनिस्टर के साथ में, हजारों कार्यकर्ता के साथ में, पार्टी के तमाम जो जितने सेक्रेटरी, महासचिव, जितने भी लीडर हैं, सारे लोग उसके साथ में साना बसाना थे। 3 मिनट की वो कार्रवाई थी कोर्ट की और उनको फिर से जमानत मिल गई थी। तो ये क्या दिखाता है? ये सिंपल सी बात है, सीधे सीधे ही बताता है। मैं ऋषि जी के लिए सवाल देता हूं कि आप ये देखिए कि कर्नाटक में आज वहां के कांग्रेस के लीडरों ने मांग की है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में, अपने स्पीच में कर्नाटक में अडानी वाले मामले को ज्यादा तूल न दे। अडानी वहां के विकास और वहां के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। उनसे पहले उनको एक केस दिखाइए कि वही महाराष्ट्र में अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था, वहां जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है उसने राहुल गांधी का कोई पोस्टर नहीं लगाया, कांग्रेस के किसी लीडर का उसने पोस्टर नहीं लगाया। उसने अपनी ताकत से और अपने सामर्थ्य से, अपने नेटवर्क से वहां इलेक्शन जीता है। तो सवाल यह है कि लीडरशिप उनका कहां है, ग्राउंड पे कहां है? सोशल मीडिया पे आप आईटी सेल से इस चीज को प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे तो ऋषि जी आपको इसी तरह के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। ऋषि जी जी, निश्चित तौर पर ऋषि जी के पास आते हैं। ऋषि जी, सवाल तो निश्चित तौर पर यह पूछा जाएगा कि भाई राहुल के पास रिमोट कंट्रोल है तो आखिर किस तरह से खड़गे जी को आप सर्वशक्तिमान बता रहे हैं? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और आप भी कोई सवाल पूछना चाह रहे थे सतीश लखेड़ा जी से, काफी मैं देख रहा था बेचैन थे बहुत देर से। अब आपके पाले में गेंद है, आप बोलिए। सतीश लखेड़ा जी भाजपा के बड़े नेताओं में से शुमार होते हैं। वो इंटरनल विषयों के बारे में बहुत बेहतरीन नहीं, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़े नेता नहीं हूं मैं। नहीं, अरे मैं जानता हूँ सतीश लखेड़ा जी को, मैं जानता हूँ कितने बड़े नेता हैं, उत्तराखंड से आते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, मैं समझता हूँ क्या। लेकिन मैं उनसे ये जानना चाह रहा था, एक विद्यार्थी होने के नाते, पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते, कि नितिन गडकरी जो इतने बड़े परफॉर्मर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री का मामला हो, संगठन का मामला हो, इतने बड़े नेता हैं, उनको किस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया गया? और मैंने जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की पार्टी में, तो आप बता दीजिए। मैंने ये लखेड़ा जी ने बूथ स्तर से लेके, प्रखंड स्तर से लेके जिला, सभी वो उन्होंने प्रोसेस बता दिया। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जेपी नड्डा जी किस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनाव लड़के दोबारा अध्यक्ष बने हैं। चलिए, आपका सवाल हो गया तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए जो मैंने पूछा है। जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। तब जब जेपी नड्डा जी के गृह राज्य हिमाचल जो है बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हारी है वहां पे, तो ये सवाल ये उठता है कि बीजेपी जो कांग्रेस पे आरोप लगाती है इंटरनल डेमोक्रेसी का, तो बीजेपी को अपने दामन में झांकना। ऋषि जी को पूछिए, बीजेपी इंटरनल डेमोक्रेसी का आरोप नहीं लगाया है, वो G23 के लोगों ने लगाया था। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सवाल हो गया,
आपने सीधा सवाल पूछ लिया, अच्छा रहा मुझको बीच में नहीं रखा, वो सतीश लखेरा जी उसका जवाब दे देंगे। अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कम से कम उसका भी तो जवाब दे दीजिए, आप उन्हीं के ऊपर हमलावर हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि जो रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और जो आत्मचिंतन की बात हो रही है, ये जैसा कि अभी हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी से ज्यादा तो आपके G20 के लोग ही कह रहे हैं। अच्छा, ये कोई काल्पनिक नाम बना देना, G23 कोई ऐसा संगठन है क्या? अच्छा चलिए, 23 नेता ही सही, आप उसको G23 नाम मत दीजिए। 23 नेताओं का समूह, 23 नेताओं का समूह, 23 नेताओं का दल, आप उसको G23 नाम मत दीजिए। अच्छा, ये आप ये बता दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के चुनाव जीतने के बाद जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं या जिन काल्पनिक संगठन का नाम ले रहे हैं, उनमें से किसी एक नेता ने यह आरोप लगाया हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नाम मात्र के अध्यक्ष हैं? आप बता दीजिए, एक आदमी का नाम बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ऐसा कोई राजनीति में कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ बातें समझी जाती हैं। अब अगर कोई ये कहे कि कोई आकर जब तक घोषित नहीं करेगा पार्टी के फोरम पे, कौन ऐसा है आप बताइए जरा, कौन ऐसा आकर पार्टी के फोरम पे खड़ा होकर इस बात की हाथ में ऐलानिया करेगा इसका कि जी ये अध्यक्ष नहीं है और जो है जो सारे फैसले, और जो कह रहा है उसको आप गद्दार बताकर पार्टी से बाहर कर दे रहे हैं। अच्छा, फिर कैसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है? इसलिए नहीं है कि देखिए, इसलिए नहीं कि आप देखिए, आप बताते हैं कि आपकी पार्टी का फेस जो है वो प्रधानमंत्री का फेस से लेकर के सारी चीजें कौन है, कौन पार्टी चला रहा है। अच्छा, आप बता दीजिए, बीजेपी में जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, फेस कौन है? नहीं, उनके यहाँ तो प्रधानमंत्री पहले से चुने हुए थे, उसके बाद जेपी नड्डा आए हैं। उनके यहाँ देखिए, वो सवाल का जवाब वैसे तो सतीश लखेड़ा जी देंगे, लेकिन उनके यहाँ संगठन और सरकार बिल्कुल अलग अलग चल रही है। सतीश लखेड़ा जी, बहुत सारे सवाल आपके पास आ गए हैं, अब आप उन सबका मिला जुला के जवाब दीजिए। एक लाइन तो बोलने दीजिए। हाँ, चलिए। निखिल जी, मैं आपकी तरफ विद्वान नहीं हूँ, मेरा लाइन टूट जाता है तो थोड़ा ये बोलने में मेरा फ्लो कमजोर हो जाता है। नहीं, चलिए बताइए, आप बताइए, आपको पूरा आप बता दीजिए, एक भी ऐसा कोई काम बता दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद या किसी नेता ने आरोप लगाया हो कि ये कठपुतली मात्र है, या ऐसा कोई चलिए कोई आरोप नहीं लगाया इसलिए आप नहीं मान रहे, ठीक है, हस्तक्षेप किया हो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के निर्णय का। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी निर्णय लेते हैं, जेपी नड्डा जी चलिए, ठीक, आपकी बात रजिस्टर हो गई। आपने कहा कि आपकी बात रजिस्टर हो गई। अब सतीश लखेड़ा जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर जिस तरह प्रमोद कृष्णम ने कहा सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो सड़क पे इसलिए बाहर दिखाई देता है कि खड़गे साहब के सामने, खड़गे साहब तो गांधी परिवार के प्रत्याशी थे, उनके सामने शशि थरूर लड़े। शशि थरूर ने 2 दिन पहले कहा कि अगर मेरे पास लीडरशिप होती तो मैं छोटे दलों को भी साथ में लेकर एक गठबंधन की रूपरेखा इस तरह बनाता। ये अंदर से बार बार अध्यक्ष पद को चुनौती इसलिए आती है कि उनको अध्यक्ष नहीं माना जाता है। अगर गांधी जी राजघाट पे सत्याग्रह होता तो प्रियंका जी लीड करती है और ऋषि जी को बोलने दीजिए, जवाब तक आएंगे, मुझे उम्मीद है जवाब तक आएंगे। आप और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आप जिस माइंडसेट की कांग्रेस को समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जमीन और आसमान का अंतर है। यहाँ किस तरह चुनाव होते हैं, किस प्रक्रिया के तहत होते हैं, किस तरह हमारे नेशनल डेलीगेट आते हैं और किस तरह नेशनल डेलीगेट के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है या इलेक्शन कमेटी है, और जो नया आता है वो किसी परिवार का नहीं आता है। जब कोई जाएगा तो उसकी जगह कोई नया आएगा। इसी तरह जब वो थे तो वो किसी के स्थान पर आए होंगे। ये पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है, इसका ये पार्टी का आंतरिक मामला है। और जो गए वो अपना काम बखूबी अपने मोर्चे पर कर रहे हैं और जो नए आए हैं वो भी काम कर रहे हैं। ये जीवंत पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है और उन मूल्यों के साथ दिन रात काम करने वाली पार्टी है। हम केवल चुनावी पार्टी नहीं है कि चुनाव बाहर निकले, हम लगातार, हम कोरोना में भी बाहर थे, आपदा में भी बाहर रहते हैं, सामाजिक कार्यों में बाहर रहते हैं और चुनाव हमारे लिए एक पड़ाव होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अन्य परिवारवादी पार्टियों से तुलना करना वाकई बहुत दूर दूर की बात है निखिल जी। इससे मतलब ऋषि जी समझ नहीं सकते। उनका जो सोचने का नजरिया है वो गांधी परिवार के चश्मे से देखने का नजरिया है कि एक परिवार वरिष्ठतम है। और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं, चलिए अब ये चर्चा मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से खींचते रहेंगे तो बहुत आगे तक जाएगी। मैं फाइनल वर्ड्स विनोद मिश्रा जी आपके साथ लूंगा, 1 मिनट में खत्म करें, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। जी विनोद जी।
देखिए निखिल, मैं जब से सुन रहा हूँ ऋषि जी का, और मैं सतीश जी का भी सुन रहा हूँ, ऋषि जी के पास कंटेंट नहीं है। वो सीधे सीधे एक आरोप लेके आते हैं और वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी को एक तरह से बता रहे हैं। उनके पास कांग्रेस के लिए कोई तर्क नहीं है। अब मैं तर्क उनको देता हूँ। तर्क ये है कि आप ये देखिए, पिछले 3 महीने भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान शुरू किया गया वो क्या था? वो राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग थी, एक नेशनल फेस उनको बनाया गया। इसके बाद ये जो पार्लियामेंट का जो बजट सत्र आपने जो अपनी पहली स्टोरी की है, जो किस तरह से हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे से ख़त्म हुआ, उसका क्या था? वो भी राहुल गांधी का एक प्रोजेक्शन था, उनका एक वही इमेज बिल्डिंग, और उनको ये भी एक कद्दावर लीडर रखा जाना था। और वो किसके लिए? वो सारे विपक्ष की एकता की जब बात हो रही थी तो उसमें ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी ही हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, राहुल गांधी ही हमारे फेस हैं, और राहुल गांधी ही कोई विपक्ष की अगर इस तरह की कोई एकता की बात होती है, कोई ऐसा मंच होता है, तो उसका नेतृत्व सिर्फ राहुल गांधी करेंगे। तो अब आप देखिए कि जिस मुद्दे पे पूरे संसद में जिस मुद्दे पे कभी टीएमसी के वहाँ पे नहीं आई थी, कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे की उस मीटिंग में, फ्लोर मैनेजर की मीटिंग में नहीं पहुंची, उसमें आप देखिए कि राहुल गांधी की सदस्यता की बात जब आई तो टीएमसी उनके साथ में खड़ी थी। लेकिन टीएमसी ने साफ साफ कह दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। जो टीएमसी के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने साफ कहा कि ये कांग्रेस के साथ हमारा ना कोई अलायंस है, ना हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, सिर्फ ये हमारा आज का उनका समर्थन था राहुल गांधी की सदस्यता को लेके। तो अब ये सवाल है कि इनकी जो ये पूरी कोशिश है, आला कमान कौन है नहीं है ये ऋषि जी बेहतर बताएंगे, लेकिन पार्टी में जो ये पूरी कोशिश चल रही है, पूरी कवायद चल रही है, उसमें सिर्फ राहुल का ही प्रोजेक्शन है। जो किसी भी विपक्ष की एकता की अभी जो संभावना बनेगी, उसके सामने में ये चेहरा लाया जाए कि राहुल गांधी ही नेतृत्व करते हुए दिखेंगे, तब कांग्रेस को वो विपक्ष की एकता और विपक्ष का वो मोर्चा स्वीकार्य होगा। ये बात अभी आप कर्नाटक के इलेक्शन में भी देख सकते हैं कि ये सारे चीजें जो सदस्यता जाने के बाद जो सियासत है, उसका मतलब भी सीधे सीधे कर्नाटक के इलेक्शन को ही लेके था। आज कर्नाटक के इलेक्शन में जितनी बड़ी रैलियां की, वहां पे खड़गे साहब खुद कर्नाटक के हैं, लेकिन आप देखिए कि वहां रैली चाहे महिलाओं की होती है तो प्रियंका गांधी जाती हैं, और बाकी जो रैलियां हैं उसमें राहुल गांधी जाते हैं। तो ये बताने की जरूरत है, इसको कितना आपको ऋषि जी को प्रूफ देने की जरूरत है कि पार्टी का चेहरा कौन है, पार्टी का आला कमान कौन है, ये साफ देख रहा है, लोगों को समझ में आ रही है बात। जी, चलिए इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं दो सेकंड लूंगा, मैं 2 सेकंड दीजिए। चलिए, अब फिर उसके बाद सतीश जी मैं 2 सेकंड में लखरा जी से सवाल। विनोद जी, आप ये बता दीजिए, सबसे अधिक प्रचार बीजेपी में नरेंद्र मोदी करते हैं या जेपी नड्डा करते हैं? तो पार्टी का संगठन का अध्यक्ष कोई और होता है, फेस वैल्यू कोई और होता है। लेकिन आप बता ऋषि जी, आप पहले सवाल को या तो आप समझ नहीं पाए हैं या फिर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। ऋषि जी जवाब लीजिए, ऋषि जी जवाब लीजिए, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। ऋषि जी जवाब लीजिए, समय समाप्त हो गया है। चलिए विनोद जी जल्दी से खत्म करिए। मैं ऋषि जी को यही बता रहा हूँ कि ऋषि जी या तो हमारे सवाल को इग्नोर कर रहे हैं या फिर उस चीज को वो बता नहीं पा रहे हैं। मैं वो आप कांग्रेस के अध्यक्ष और लीडर, वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष कभी गांधी जी उसके कांग्रेस का चेहरा होते थे, प्राइम मिनिस्टर नेहरू होते थे, उसकी बात की चर्चा आप मत कीजिए यहाँ। मैं सीधे ये कह रहा हूँ कि फेस जो है वो राहुल गांधी का हो, इसलिए ये इमेज बिल्डिंग है और इसलिए ये बार बार का रिलॉन्चिंग है। चलिए, निश्चित तौर पर तो जो आत्मचिंतन की बात कही गई है, आत्ममंथन की बात कही गई है, वो किसी भी दल के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लिए हो या दूसरे दल के लिए हो, अगर आप लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, अगर आप असफलताओं के नए सोपान गढ़ रहे हैं, तो आत्मचिंतन करने के लिए अगर आपसे कहा जाएगा तो इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है। ऋषि मिश्रा जी, मुझे लगता है आत्मचिंतन की अगर बात कही जा रही है तो आत्मचिंतन करना कोई बुरी बात नहीं है। चलिए इस चर्चा को ही विराम देंगे। और विनोद मिश्रा जी आपका, सतीश लखेड़ा जी आपका, ऋषि शंकर मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।